तो एपिसोड 2 मिस्टर फुजिसावा के घर से स्टार्ट होता है, जहां नाओ कांजाकी फुजिसावा के साथ वॉर डिक्लेयर कर देती है कि वो अपने 100 मिलियन येन के साथ उसके गेम मनी यानी होल अमाउंट को अपना बनाकर रहेगी। इतना कहकर नाओ वहां से चली जाती है। ऑफ कोर्स नाओ ने ये सब शिनिची के प्लान को फॉलो करते हुए किया है। शिनिची के प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें सिर्फ 2 चीजें करना है जो उनके गेम मनी वापस लाने के लिए इनफ होगा। नंबर 1, नाओ को फुजिसावा के सामने ये क्लियर करना है कि अब वो लायर गेम को सीरियस होकर खेलेगी। एंड नंबर 2, हर समय उस पर कांस्टेंट नजर रखना। दैट्स इट। सो इसलिए नाओ ने पहले फुजिसावा के साथ वॉर डिक्लेयर की और अब उसने फुजिसावा पर मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी है। बट क्या सच में 200 मिलियन के लिए इतना करना काफी होगा? इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फुजिसावा मार्केट से कुछ सामान खरीद कर अपने घर जा रहा होता है। तभी वो अपने घर के पास शिनिची को देखता है। शिनिची उससे कहता है कि वो लायर गेम में नाओ की ओर से खेलेगा और वो उससे 200 मिलियन येन लेकर रहेगा। एंड शिनिची के पास इसके लिए परफेक्ट प्लान है। ये सुनकर मिस्टर फुजिसावा चौंक जाता है और वो जल्दी से अपने घर में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फुजिसावा काफी घबराया हुआ है क्योंकि नाओ उसके घर के बाहर कार में बैठकर उसे मॉनिटर कर रही है। फुजिसावा पुलिस को कॉल करके इसकी कंप्लेन कर देता है। अब पुलिस वहां आ जाती है, इसलिए नाओ को वहां से भागना पड़ता है। शिनिची इस बात पर हंसने लगता है। एक्चुअली शिनिची को इसका अंदाजा पहले ही हो गया था, इसलिए उसने एग्जैक्टली फुजिसावा के घर के सामने 1 मंथ के लिए एक अपार्टमेंट को रेंट कर लिया। यहाँ से नाओ और शिनिची बिना कोई टेंशन के मिस्टर फुजिसावा पर नजर रख सकते हैं। स्टार्टिंग में शिनिची नाओ को थोड़ा स्कैरी लगता था, बट अब वो उसे अच्छा लग रहा है। शिनिची ने मॉनिटरिंग शिफ्ट को उन दोनों में डिवाइड किया जिससे नाओ अपने फादर से मिलने जा सके। इवन कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसने अपार्टमेंट को भी रेंट पर लिया। नाओ पूछती है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। शिनिची कहता है कि ऑफ कोर्स वो सब ये पैसों के लिए कर रहा है। कोई भी अपने काम के लिए किसी एक्स कॉन आर्टिस्ट को हायर नहीं करेगा। अगर शिनिची नाओ के साथ मिलकर गेम मनी चुराने में सक्सेस होगा तो उसे रिवॉर्ड मनी का आधा हिस्सा यानी 50 मिलियन येन मिलेंगे। 1 महीना काम करने का 50 मिलियन येन काफी अच्छी डील है। फिर हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां नाओ फुजिसावा पर नजर रख रही है। तभी शिनिची वहां आता है और उनकी शिफ्ट चेंज होती है। शिनिची पूछता है कि क्या उसने कुछ खास नोटिस किया। नाओ कहती है कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया। स्टार्टिंग में तो फुजिसावा पाचिंग को खेलने या फिर शॉपिंग करने के लिए बाहर भी जाता था, बट पिछले कुछ दिनों से तो वो घर पर ही बैठा हुआ है। नाओ थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही होती है, इसलिए वो पूछती है कि ये सब करने का पॉइंट क्या है। प्लान को फॉलो करते हुए 1 वीक हो गया है और वो लोग सिर्फ फुजिसावा पर नजर ही रख रहे हैं। इतने दिन होने के बाद भी वो लोग जीतते हुए नहीं लग रहे। शिनिची कहता है कि यही तो कॉन आर्टिस्ट की चाल है। ट्रैप में बंद करने से पहले अपने टारगेट को थोड़ा डिस्टर्ब कर दो। बैंक ट्रांसफर स्कैम करने वाले इसी तरह तो ओल्ड पीपल को टारगेट करते हैं जो जल्दी से पैनिक हो जाते हैं और खुद ही अपना पैसा दे देते हैं, चाहे कोई कितना भी समझदार और काम लगे। जैसे ही उसका कंट्रोल टूटता है वो हैरान कर देने जितना कमजोर हो जाता है। तो यहाँ शिनिची और नाओ मिस्टर फुजिसावा को मेंटली टूटने की कगार पर ले जा रहे हैं। नाओ ने उससे कहा है कि वो कुछ भी करके 200 मिलियन जीत कर रहेगी और शिनिची ने उससे कहा है कि उसके पास इसके लिए परफेक्ट प्लान है। फुजिसावा को बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। ऊपर से उस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। शिनिची नाओ को दिखाता है कि फुजिसावा टेंशन में पागल हो रहा है। शिनिची कहता है कि जब दिन रात तुम पर नजर रखी जा रही हो तब तुम्हारा साइकोलॉजिकल प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो नाओ ये समझ जाती है कि शिनिची फुजिसावा को मेंटली तोड़ना चाहता है, बट स्टिल वो कंफ्यूज है कि फिर भी उन्हें 200 मिलियन येन कैसे मिलेंगे। गेम मनी तो सेफ डिपॉजिट में है ना, और गेम खत्म होने से पहले उनके पास सिर्फ 2 दिन है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो कौन सी बैंक में है। शिनिची कहता है कि फुजिसावा ने पैसे बैंक में नहीं रखे हैं, सारे गेम मनी उसके घर के अंदर है। अगर कोई एनिमी तुम्हारा पैसा उड़ाने का चांस ढूंढने के लिए 24 घंटे तुम्हारे घर पर नजर रख रहा है और अगर तुमने पैसा बैंक में रखा है तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तुम घर से दूर जाने की सोचोगे क्योंकि कंटिन्यूसली सर्वेलेंस में रहना किसी को भी पसंद नहीं, और पैसा तो बैंक में सेफ ही है ना। बट अगर तुमने पैसा बैंक में नहीं रखा है तो तुम वहीं पर रहोगे जहां से तुम अपने छुपाए पैसों पर हमेशा नजर रख सको, क्योंकि हमेशा तुम्हारे मन में पैसे चोरी होने का डर होगा। मॉनिटरिंग की वजह से फुजिसावा पर इतना मेंटल प्रेशर बन रहा है, बट फिर भी वो घर से बाहर नहीं जा रहा, और उसका एक ही रीज़न हो सकता है, उसने 200 मिलियन गेम मनी घर में ही छुपा कर रखे हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए शिनिची मॉनिटरिंग वाली चाल को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। ओके, तो अब गेम खत्म होने में 16 दिन बाकी है और हम देखते हैं कि मिस्टर फुजिसावा टेंशन और डिप्रेशन में पूरा पागल हो चुका है, इतना कि वो पूरा दिन अपने घर में एक ही जगह पर बैठा रहता है।
इसके बाद हमें केयर फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां नाओ फुजीसावा के घर के फ्लोर प्लान को स्टडी करते हुए गेस कर रही होती है कि फुजीसावा गेम मनी कहाँ छुपा सकता है। नाओ सोच रही होती है कि अपने डैड के लिए उसे इस गेम को किसी भी हाल में जीतना होगा। अब गेम खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बाकी है और फुजीसावा की हालत पहले से और भी खराब हो चुकी है। अब शिनिची अपनी नई चाल चलने के लिए तैयार होता है। अचानक से फुजीसावा के घर में धुआं होने लगता है। घर में कहीं पर आग लगी होगी ये सोचकर फुजीसावा घबरा जाता है और घर में सब जगह चेक करने लग जाता है, बट उसे कहीं पर भी आग नहीं मिलती। तो मिस्टर फुजीसावा अपने फ्रेंड मिस्टर तनाका को कॉल करता है और आग ढूंढने के लिए उससे हेल्प मांगता है। इस पर तनाका उससे फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए कहता है। तभी हम वहां नाओ और शिनिची को देखते हैं, जहां शिनिची फुजीसावा को देखकर हंस रहा होता है, क्योंकि उसे जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वो शिनिची के स्पीकर से आ रही थी और वो धुआं उसके घर में नाव फैला रही थी। शिनिची कहता है कि ऐसी सिचुएशन में फुजीसावा ने रूम को छोड़कर आग को ढूंढने की पूरी कोशिश नहीं की। ऊपर से उसने फायर डिपार्टमेंट के बदले अपने फ्रेंड को कॉल करने का चूज किया। फुजीसावा मरने के लिए तैयार था, बट इस रूम को छोड़ने के लिए नहीं। डेट मीन्स सारा गेम मनी यहीं पर छुपाया हुआ है। ये सुनकर फुजीसावा के होश ही उड़ जाते हैं। शिनिची को पहले से ही पता था कि पैसे घर में ही है, बस घर में कहाँ पर है ये नहीं पता था। अगर पैसे दूसरे रूम में होते तो फुजीसावा सबसे पहले वही चेक करने जाता कि पैसे सेफ है कि नहीं। मिस्टर फुजीसावा एडमिट कर लेता है कि हाँ, पैसे इसी रूम में है। फुजीसावा ओपनली कह देता है क्योंकि उसके पीओवी से शिनिची को पता चल जाए तब भी वो गेम मनी को नहीं चुरा सकता, क्योंकि सारे गेम मनी यानी 200 मिलियन येन उसने एक बड़ी सी तिजोरी में रख दिए हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रांग और हैवी है। इतनी हैवी कि इसे उठाकर ले जाना बहुत ही मुश्किल है। फुजीसावा कहता है कि तुम्हारा प्लान इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, अब तुम हार चुके हो। इसे सुनकर नाओ एकदम ही टूट जाती है, बट शिनिची अभी भी उतना ही कॉन्फिडेंट है। फुजीसावा को लग रहा था कि वो अपनी तिजोरी दिखाकर उनका कॉन्फिडेंस तोड़ देगा और खुद चैन से सो जाएगा, बट शिनिची कहता है कि वो 200 मिलियन को इजीली सेफ से बाहर निकाल सकता है। इससे फुजीसावा फिर से टेंशन में आ जाता है। इसके बाद शिनिची और नाओ वहाँ से चले जाते हैं। नाओ थोड़ी कंफ्यूज होती है तो शिनिची उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ। इससे फुजीसावा और भी ज़्यादा पैनिक हो गया, जस्ट लाइक अ टेक्स्ट बुक केस ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है जब उनकी सोच आसपास की दुनिया से मैच नहीं करती। फिर वो उस डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए खुद को दुनिया के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। फुजीसावा को पक्का यकीन था कि तिजोरी दिखाने पर वो दोनों हार मान लेंगे, बट उसकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट शिनिची कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था। इससे वो कॉग्निटिव डिसोनेंस में चला गया और उसकी सोच शिनिची के कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग बदल गई। नाओ पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि शिनिची बस ब्लफिंग कर रहा था, क्या उसके पास सेफ से पैसे निकालने का कोई प्लान नहीं है। शिनिची कहता है कि वो बिल्कुल भी ब्लफ नहीं कर रहा था, वो सच बोल रहा था। उसे पता है कि मनी तिजोरी से बाहर एग्जैक्टली कैसे आएंगे, बट वो उसे अभी नहीं बता सकता। अब नाओ के पास शिनिची पर ट्रस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुजीसावा अपनी साइकोलॉजिकल लिमिट को टच कर रहा है। वो इसी टेंशन में होता है कि शिनिची का प्लान क्या हो सकता है। क्या उसे तिजोरी का कोड पता है? अगर ऐसा है तब भी उसे तिजोरी खोलने के लिए चाबी की जरूरत होगी, तो शिनिची के पास तिजोरी तोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्या शिनिची यही प्लान कर रहा है? बट ये तिजोरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसे सिर्फ कटिंग टॉर्च से ही काटा जा सकता है। तो क्या ये शिनिची का प्लान है? फुजीसावा ये सोचकर पागल हो जाता है और बहुत सारी किचन नाइफ लेकर तिजोरी को गार्ड करने लगता है। फुजीसावा सोचता है कि कटिंग टॉर्च से भी इसको काटने में 1 घंटा लग सकता है। अगर शिनिची ने बंदे भेजकर तिजोरी को उठवा लिया तो? घबराहट के मारे फुजीसावा तिजोरी को चेन से बांध देता है। शिनिची और नाओ उसे ये सब करते हुए देख रहे होते हैं। शिनिची कहता है कि वो जो भी कर ले उसके पैसे नहीं बचने वाले। शिनिची की वजह से नाओ अब तक टिकी हुई है। अगर वो नहीं होता तो अभी नाओ की हालत फुजीसावा की जैसी ही होती। अब लायर गेम खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। फुजीसावा चुपके से घर के बाहर आकर अपना मेल बॉक्स चेक करता है, जिसके अंदर लायर गेम की प्रोग्रेस रिपोर्ट का मेल आया हुआ है और उसके अंदर लिखा है कि 14 जून को जब गेम खत्म हो जाएगा तब शाम को 5 बजे वो लोग गेम मनी कलेक्ट करने के लिए आएंगे। फुजीसावा टाइम देखकर कैलकुलेट करता है कि बस 90 घंटों तक उसे गेम मनी को संभालना है और फिर 100 मिलियन येन उसके हो जाएंगे। नाओ को भी सेम यही मेल आया हुआ है। शिनिची नाओ को पहले की तरह ही फुजीसावा पर नजर रखते हुए उस पर प्रेशर बनाने के लिए कहता है और कहता है कि सही समय आने पर तिजोरी खुल जाएगी।
फुजिसावा तिजोरी के पास से हिल भी नहीं रहा है। टाइम बीतता जाता है और फुजिसावा के साथ साथ अब नाओ के माइंड पर भी प्रेशर बन रहा है। देखते ही देखते वो दिन आ गया है। अब लायर गेम खत्म होने में सिर्फ 55 मिनट्स बाकी है। तभी नाओ का अपने माइंड से कंट्रोल छूट जाता है और वो रोने लग जाती है। नाओ रोते रोते सीधा फुजिसावा के घर जाती है उससे माफ़ी मांगने के लिए। फुजिसावा ये देखकर हंसने लगता है कि उसे पहले से लग ही रहा था कि उन्होंने ब्लफ किया था। नाओ फुजिसावा के पैर में गिरकर उसने जो कुछ भी किया उसके लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो प्लीज़ उसके 100 मिलियन वापस कर दे। बट फुजिसावा नाओ को धक्का देकर घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब फाइनली टाइम पीरियड ख़त्म होने को आया है। जैसे ही आखिरी सेकंड ख़त्म होती है, फुजिसावा अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगता है और बेचारी नाओ अपनी हार पर रोने लगती है। तभी लायर गेम रिप्रेजेंटेटिव फुजिसावा के घर का डोरबेल बजाता है और यहाँ एपिसोड 2 ख़त्म होता है। तो क्या सच में नाओ हार गई है? देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन में नाओ का जीत पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। बट शिनिची के पास तो इसके लिए परफेक्ट प्लान था ना। इनफैक्ट उसने खुद नाओ को कहा था कि वो ब्लफ नहीं कर रहा। जिस तरह शिनिची रिएक्ट कर रहा था, लग रहा था कि जैसे सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। बट फिर भी नाओ कैसे हार सकती है? क्या शिनिची अब तक इतना काम और कॉन्फिडेंट था, इसका कोई मतलब नहीं था? देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शिनिची ने नाओ को बिट्रे किया हो, क्योंकि नाओ के जीतने पर उसका खुद का फ़ायदा होता। उसे 50% ऑफ रिवॉर्ड यानी 50 मिलियन येन मिलते, जो कि काफ़ी अच्छी डील थी। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि नाओ का जीतना इम्पॉसिबल था, बट फुजिसावा इतना इजीली कैसे जीत सकता है? मुझे नहीं लगता कि शिनिची उसको बिना ट्राई किए इतना आराम से जीतने देगा। उसने कुछ तो प्लान किया ही होगा। बट अब तो समय हाथ से निकल चुका है, क्योंकि लास्ट फ्रेम में हमने देखा कि लायर गेम के रिप्रेजेंटेटिव आ चुके हैं। तो अब आगे क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, जब हम शिनिची को स्क्रीन पर देखेंगे। So that's it for today. I hope you liked the video and subscribe to the Lore Frame Studio for more, where anime story comes alive.